नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक इंटेलिजेंस एनालिस्ट का चश्मा पहनेंगे और उस असंभव सी लगने वाली मल्टी ईयर मल्टी एजेंसी मिलिट्री ऑपरेशन की गहराई में जाएंगे जिसने हाल ही में ईरान की टॉप लीडरशिप को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। हम यहाँ किसी राजनीति या पक्षपात की बात नहीं करेंगे। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और डेटा पर होगा ताकि हम समझ सके कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए फटाफट देखते हैं कि इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे सालों लंबी उस इनविजिबल डेटा गैदरिंग से, फिर देखेंगे साइबर हैकिंग और बंकर्स के उन भेदिए डिफेंसेस को। उसके बाद बात करेंगे फाइनल स्ट्राइक के काउंटडाउन, उन आखिरी 7 सेकंड्स के एग्जीक्यूशन और उसके बाद आने वाले जियोपॉलिटिकल भूचाल की। सेक्शन 1, द इनविजिबल इंटेलिजेंस वॉर। इस आखिरी स्ट्राइक के पीछे की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस ग्लोबल इंटेलिजेंस के जाल को समझना होगा जिसने इसकी बुनियाद रखी। आमतौर पे ऐसे हमले रातों रात नहीं होते। अगर हम इन इवेंट्स की क्रोनोलॉजी पर गौर करें तो ये सालों की ग्राउंड इन्फिल्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स का नतीजा था। नवंबर 2025 में इस मैसिव असैसिनेशन प्लान की नींव रखी गई। 27 फरवरी 2026 को इस पर एग्जीक्यूटिव मुहर लगाई गई और ठीक अगले ही दिन यानी 28 फरवरी को फाइनल ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि टारगेट को ट्रैक करने के लिए पैटर्न ऑफ लाइफ डेटा कैसे कलेक्ट किया गया। एक्सटर्नल एजेंसीज ने दो बिल्कुल अलग तरह की दुनिया को आपस में जोड़ दिया। एक तरफ थे पेगासस स्पाईवेयर और हैक्ड कैमरास जैसी हाई-टेक डिजिटल चीजें, और दूसरी तरफ रोजाना का कचरा और खाने की सप्लाई चेन जैसी बिल्कुल आम फिजिकल चीजें। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से टारगेट को इतनी सटीकता से पिन पॉइंट किया गया। सोचिए, डेली कचरे से किसी की लोकेशन ट्रैक करना। हालांकि ग्राउंड टीम्स के लिए ये सब इतना आसान बिल्कुल नहीं था। उन्हें इंटरनल एंटी रिजीम प्रोटेस्ट का सहारा लेना पड़ा ताकि लोकल डिसिडेंट्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए रिक्रूट किया जा सके। उन्होंने देश के अंदर खुफिया ड्रोन स्मगल किए और एलीट गार्ड्स की स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी को भेदने के लिए लगभग 2.3 पेटाबाइट्स का मल्टी लेयर्ड डेटा प्रोसेस किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर था। सेक्शन 2, हैकिंग द सुप्रीम लीडर। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस ऑपरेशन की कामयाबी में साइबर वल्नरेबिलिटीज का एक बहुत ही बड़ा और अहम रोल था। यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ हिकविजन ट्रैफिक कैमरास का एक क्रिटिकल सिक्योरिटी फ्लॉ जिसे RCE वल्नरेबिलिटी कहते हैं। अनपैच्ड फर्मवेयर और वीक पासवर्ड्स का फायदा उठाकर इंटरनेशनल एजेंसीज ने पूरे तेहरान के ट्रैफिक कैमरा नेटवर्क को ही हाईजैक कर लिया। और सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि सालों तक इन कैमरास की रियल टाइम फुटेज को एनक्रिप्ट करके खुफिया तरीके से एक्सटर्नल सर्वर्स पर भेजा जाता रहा। और इस सब का नतीजा 98.7% एक्यूरेसी। ये नंबर सच में चौंका देने वाला है। पलंटियर के प्रोजेक्ट मेवन जैसे एडवांस्ड AI सिस्टम्स ने हैक्ड कैमरास और फोन से आने वाले अरबों डेटा पॉइंट्स को लगातार एनालाइज किया और टारगेट की हर एक मूवमेंट को इस बेहद सटीक एक्यूरेसी के साथ मैप कर लिया। एक फॉर्मर CIA वेटरन ने इस पर बहुत ही सटीक बात कही। उनका कहना था कि चाहे आपके पास कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, जहां रिलायबल डेटा नहीं मिलता वहां इंसान की सबसे बेसिक हैबिट्स पर फोकस किया जाता है। लोग खाना कहां से लाते हैं, उनका कचरा कहां जाता है। आखिरकार हम सब सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं और पीते हैं। इन्हीं रोजाना के सर्वाइवल पैटर्न्स को ट्रैक करना ही सबसे रिलायबल इंटेलिजेंस होती है। सेक्शन 3, बंकर्स एंड एलीट डिफेंसेस। अब टारगेट की लोकेशन तो लगभग मिल गई थी, पर प्लान बनाने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उन फिजिकल सिक्योरिटी लेयर्स को कैसे तोड़ा जाए जो खासकर टॉप लीडरशिप को बचाने के लिए ही बनाई गई थीं। यहाँ हमें सिक्योरिटी के दो बिल्कुल अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ बस्टियर डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल रेजिडेंस जो पूरी तरह जमीन के ऊपर था, जहाँ हेवीली गार्डेड चेक पॉइंट्स थे और जिसे सिपाह-ए-वाली-ए-अमीर जैसी एलीट यूनिट प्रोटेक्ट करती थी। और दूसरी तरफ लवीजन का अंडरग्राउंड बंकर। ये 90 से 100 मीटर जमीन के नीचे मॉडर्न एंटी बॉम्ब और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से घिरा हुआ एक बेहद सीक्रेटिव किला था। लाडेजन बंकर का आर्किटेक्चर ही अपने आप में एक ऐसी दीवार थी जिसे पार करना नामुमकिन सा लगता था। ये लगभग 5 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क था जहां पहुंचने के लिए आपको 55 मिनट तक एलिवेटर से नीचे जाना पड़ता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसके कम से कम 8 एंट्री पॉइंट्स थे
जिन्हें जानबूझकर मेडिकल क्लिनिक्स, स्कूल्स और रेजिडेंशियल इलाकों के ठीक नीचे बनाया गया था ताकि सिविलियन आबादी को एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सके। सेक्शन 4 काउंटडाउन टू द स्ट्राइक। नवंबर 2025 तक आते आते एक के बाद एक कई ऐसी गलतियां और सिक्योरिटी फेलियर्स हुए जिन्होंने इंटरनेशनल एजेंसीज को इस असंभव हमले को अंजाम देने का एक परफेक्ट मौका दे दिया। इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने इन 4 सबसे बड़ी कमजोरियों को पकड़ा। बॉडीगार्ड्स के पर्सनल फोन्स की मैसिव हैकिंग, इनर सर्कल के ठीक अंदर मौजूद एक खुफिया इन्फॉर्मेंट, रीजनल कैमरास के कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम्स और आखिर में पस्तूर ऑफिस में होने वाली एक अनएक्सपेक्टेड मॉर्निंग मीटिंग। इन्हीं फेलियर्स ने स्ट्राइक ऑथराइज करने के लिए वो आखिरी और सबसे प्रिसाइज लोकेशन डेटा मुहैया करवाया। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, इस ऑपरेशन की टाइमिंग सिर्फ टैक्टिकल इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं कर रही थी। देश भर में जो मैसिव एंटी रिजीम प्रोटेस्ट चल रहे थे, उन्होंने एक ऐसा इंटरनल केओस क्रिएट कर दिया था जिसने इस स्ट्राइक को और जल्दी एग्जीक्यूट करने का एक बहुत बड़ा कारण और मौका दिया। सेक्शन 5 एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्राइक। फिर आई 28 फरवरी की वो सुबह जब आखिरकार सालों का प्लान एक्शन में बदला और ये सब एग्जीक्यूशन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पूरा हो गया। उन आखिरी 60 सेकंड्स का सीक्वेंस बेहद सटीक था। सबसे पहले EA-18G ग्राउलर्स आसमान में आए और उन्होंने पूरे रीजनल रेडार को जैम करके दुश्मन को अंधा कर दिया। फिर इजरायली F-15 और F-35 स्टेल्थ जेट्स ने ओवरहेड पोजीशन ली। उसके तुरंत बाद स्पेस से आती हुई हाई स्पीड ब्लू स्पैरो मिसाइल्स आईं और आखिरी वार किया लगभग 30,000 पाउंड के भारी GBU-57 बंकर बस्टर्स ने, जिन्होंने सीधा अंडरग्राउंड कंपाउंड को भेद डाला। आसमान से तो स्ट्राइक्स हो ही रही थी, पर साइबर स्पेस में एक अलग ही लेवल की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही थी। बड़े सभा नाम के एक बहुत ही पॉपुलर रिलीजियस प्रेयर ऐप को हाईजैक किया गया और करोड़ों यूजर्स के पास अचानक मिलिट्री सरेंडर की डिमांड वाले पुश नोटिफिकेशंस भेजे गए, जिसमें एमनेस्टी यानी माफी का वादा था। ये बची हुई मिलिट्री को पूरी तरह पैरालाइज करने का एक मास्टर स्ट्रोक था। तो जब पूरा सेंट्रल लीडरशिप कंपाउंड तबाह हो चुका था और सुप्रीम लीडर खत्म हो गए, ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, अब आगे क्या? जब लीडरशिप का पूरा ढांचा अचानक गिर जाए तो चेन ऑफ कमांड का क्या होता है? सेक्शन 6 द जियोपॉलिटिकल पावर वैक्यूम। इस लीडरशिप के खत्म होने से जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसने सिर्फ लोकल सड़कों पर केओस नहीं लाया है, बल्कि इसने रीजनल और ग्लोबल डिप्लोमेसी को बिल्कुल हिलाकर रख दिया है। इस हादसे के बाद इंटरनल पैरानोया इस कदर हावी है कि डेजिग्नेटेड सक्सेसर मुज्तबा खमीनी घायल बताए जा रहे हैं और एलीट कुद्स फोर्स के कमांडर कानी पर अलेजिडली जासूसी का शक करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। हालात ये हैं कि गवर्नमेंट इतनी डरी हुई है कि एयर स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट के खौफ से उन्होंने अभी तक कोई पब्लिक फ्यूनरल आयोजित ही नहीं किया है। इस सब के लॉन्ग टर्म असर की बात करें तो तस्वीर काफी चिंताजनक है। देश अब एक हाईली मिलिटराइज्ड गैरिसन स्टेट में बदलता जा रहा है। आम नागरिकों की सेफ्टी बिल्कुल दांव पर लगी है। दशकों पुराने रीजनल पावर स्ट्रक्चर्स पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल पीस ट्रीटीज में बड़े शिफ्ट्स आ रहे हैं। ये अब सिर्फ एक इंटरनल प्रॉब्लम नहीं रह गई है। इस एक्सप्लेनर के अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां AI, साइबर सर्वेलेंस, फोन्स की हैकिंग, कैमरास और स्पेस गाइडेड मिसाइल्स एक साथ मिलकर किसी की भी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ सकती हैं। क्या वहां मॉडर्न वॉरफेयर की हदें हमेशा के लिए बदल चुकी हैं? क्या ये सक्सेसफुल मल्टी ईयर ऑपरेशन आने वाले कल के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का एक नया और डरावना स्टैंडर्ड बनने वाला है? इन सब बातों पर हमें और आपको गहराई से सोचना होगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।